Good afternoon, everyone. Sorry, थोड़ा power cut हो गया था, so that is why I was not able to start class on time. Am I audible to everyone? Okay, I'm audible to everyone, and can you see my screen? Krishna, Nikita, Sham, Thrupal. Can? Yes, sir, you are audible. Okay. Actually, icon was not, reflecting my voice. Anyways, okay. 20 people are there right now in the class. And rest of them may be about to join. ठीक है. तो yesterday we were discussing like बीच में lecture खत्म हो गया था. ठीक है. तो we were discussing like about array list. तो I have told you, मैंने आपको बताया था कि collections के अंदर बहुत सारे data structures available हैं जिनको हम use कर सकते हैं and they are predefined by the Java. और आप उस collections के data structure को use करने के लिए आपको पहले से libraries या functions defined हैं, आप उन्हें वैसे use कर सकते हैं. तो one of them was like array list and like yesterday I told you कि हमारे पास array और array list दोनों data structure हैं. Like we can use array as well. array आप इस्तेमाल करते हैं, simply आप data type declare करते हैं, कोई नाम देते हैं, let us suppose this like this, है ना. और आप उसको initialize भी कर सकते हैं इस तरीके से, और आप उसको या फिर रन टाइम पे यूजर से वैल्यू भी ले सकते हैं. बोथ आर बेसिकली एप्लीकेबल देयर, है ना. एंड along with that they provided an additional data structure that is array list. So array list is somehow very common to the array. functionality सब कुछ वैसे ही है, डेटा को स्टोर करने का मेथोडोलॉजी भी वैसी है जैसे कि आप array के अंदर यूज करते आए हैं, बट इट प्रोवाइड यू बिट फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म ऑफ स्टोरेज. ठीक है. जहां पे यूजर या प्रोग्रामर को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम इन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया. अब कैसे कर दी? जैसे नॉर्मल एरे के केस में मैंने आपको कल भी शायद बताया था, ठीक है, कि वी पीपल आर डिफाइनिंग सम काइंड ऑफ डायमेंशन, लाइक 10 डायमेंशन डिक्लेयर कर दिया, सपोज करो 3 डायमेंशन डिक्लेयर कर दी. तो 3 डायमेंशन डिक्लेयर करने का मतलब कि आपने मेमोरी के अंदर 3 ब्लॉक जो रिजर्व कर लिए. ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, और आप यहाँ पे कोई एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं जस्ट लाइक दिस. ठीक है. यस, आपने एलिमेंट स्टोर कर दिए. नाउ व्हाट इन केस यू नीड एन एडिशनल एलिमेंट, आपको तीसरे के बजाय चौथे या फोर्थ वन की जरूरत पड़ेगी थर्ड के बाद, तो व्हाट यू विल डू? तो दिस इज बेसिकली फिक्स इन द मेमोरी. इधर यू हैव टू चेंज द डायमेंशन और दिस कैन नॉट बी डन. ठीक है, ऐसा हो नहीं पाएगा, ये ब्लॉक हो जाता है. तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए प्रोग्रामर्स को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देते हुए उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एरे इस्तेमाल मत कीजिए, आप एरे लिस्ट नाम का डेटा स्ट्रक्चर यूज कीजिए. अब वो काम कैसे करता है? अगेन हमने एक एरे लिस्ट ली, सपोज करो एरे लिस्ट के अंदर हमने भी कुछ एलिमेंट दे दिए, 5 एलिमेंट दे दिए हमने. तो सेम इट विल वर्क लाइक एरे. यहाँ पे 1 2 3 4 5 ब्लॉक, 5 ब्लॉक्स आपके हो गए. आपने एलिमेंट स्टोर कर दिए 6 10 ऐसे स्टोर कर दिया आपने. ठीक है. अभी सपोज करो अगेन इंस्टेड ऑफ 5 वी नीड 7, बेसिकली हमें 7 की जरूरत, 7 एलिमेंट्स की जरूरत है. तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, अगेन अ बिग प्रॉब्लम. यहाँ पे एरे लिस्ट आपको जावा आपको सॉरी एरे लिस्ट नहीं, जावा आपको एरे लिस्ट की हेल्प से बैकग्राउंड के अंदर
ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है। वो कहते हैं ठीक है हमें 7 एलिमेंट चाहिए, हम बढ़ सकते हैं। तो जैसे ही आपका लास्ट एलिमेंट इंसर्ट होने से पहले ये एम्प्टी रह जाता है और जावा को लगता है कि एक्सटेंड हो सकता है किसी वजह से, तो क्या करती है कि एक नया ब्लॉक ऑफ मेमोरी रिजर्व कर देती है। ठीक है, some of some big size like 1 2 3 4 5 6 7 like this, so 8 elements हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, so 8 elements are there right now। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि ये एलिमेंट यहाँ से कॉपी करेगी, 2 4 5 6 ये एलिमेंट कॉपी हो गए। नाउ यू हैव 4 मोर मेमोरी ब्लॉक्स टू स्टोर द डेटा। ठीक है, आप उसमें स्टोर कर सकते हैं और इसको मेमोरी से डिस्कार्ड कर देती है, खत्म कर देती है। अब ये इसकी लोकेशन या इसकी जो क्या बोलते हैं आपका नेक्स्ट जो स्पेस है वो इसके अंदर यूज आप कर सकते हैं। तो समहाउ यू कैन से कि एरे लिस्ट इज अ डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरे। एरे समहाउ कॉल्ड और यू नो समहाउ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, कहने के स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का पार्ट है। यहाँ पे आपके एलिमेंट फिक्स हो जाते हैं, बट आप इस तरीके से इसको एज अ लिंक लिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बहुत ऑनेस्टली कहूँ, आपने लिंक लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो फंक्शनैलिटी अगर आप देखेंगे तो आप एज अ लिंक लिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सर्चिंग, एक्सेस, एडिशन, रिमूवल एलिमेंट का, दैट इज सिमिलर टू द एरे, कोई डिफरेंस नहीं है। बट द जो मेमोरी की जो लिमिटेशन हमारे पास आ रही थी, थोड़ा सा इसने हमें क्या किया, सपोर्ट किया। ये एरे लिस्ट का हमें एडवांटेज मिलता है, जो कि हम कल डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, देखिए एरे जो है स्टैटिक नेचर का है, उसकी साइज फिक्स होता है। एरे लिस्ट में आपको बेनिफिट मिलता है कि आपको साइज का एक्चुअली में आपको पता ही नहीं है, ये रन टाइम में ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होता रहता है बाय जेवीएम। जेवीएम इसको करती रहती है ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो इट प्रोवाइड यू dynamism or it is dynamic in nature when it comes to the size basically। ठीक है तो ये ऑटोमेटिकली ग्रो करती है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि एरे लिस्ट के अंदर आप एलिमेंट ऐड करते जाइए, वो ऑटोमेटिकली ग्रो करती जाएगी। और आपको इस बात का ध्यान रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू एक्सेस द मेथड गेट मेथड का आप इस्तेमाल कीजिए, एलिमेंट ऐड कीजिए, है ना। आप एरे लिस्ट का जो भी आपने बनाया ऑब्जेक्ट डॉट, सॉरी इस तरीके से नीचे आएगा, ऐड एलिमेंट करते जाइए यहाँ पे और आपका डेटा चलता रहेगा। ठीक है, एक दिक्कत ये है थोड़ी सी कि बेसिकली इट अलाउज द डुप्लीकेट वैल्यूज टू गेट स्टोर्ड सम टाइम बाय मिस्टेक और इंटेंशनली। अगर आप कोई वैल्यू को रिपीट कर रहे हैं जो कि आपके काम की नहीं है, तो एरे इस बात को नजरअंदाज करती है, एरे लिस्ट किया ठीक है आप कर सकते हैं, उसको इससे को लेना नहीं है, वो आपका स्पेस कंज्यूम होगा, ऑक्यूपाई होगा, तो उससे को लेना नहीं है, उसका काम है वैल्यू को स्टोर करना। ठीक है, बाकी जो भी एलिमेंट्स का जो भी ऑर्डर है, स्टोरिंग है या फेच करना है या सर्चिंग है, दैट इज डन ऑन द बिहाफ ऑफ इंडेक्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है एड्रेसिंग होती है, ये 0 इंडेक्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये नोटेशन हम एरे के अंदर ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो इंडेक्सिंग के बिहाफ पे सारे के सारे जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होते हैं। लाइक यू वांट टू रिट्रीव सम वैल्यू फ्रॉम सम कॉलम ऑफ द एरे, यू नीड टू सर्च थ्रू द इंडेक्स नंबर, आपको इंडेक्स नंबर से वैल्यू क्या हो जाएगी, रिट्रीव हो जाएगी अल्टीमेटली। ठीक है so like this is all done। yesterday I just discussed the code with you कि array list के अंदर आप एलिमेंट कैसे ऐड कर रहे हैं। देखिए ऐड फंक्शन के थ्रू आप ऐड करते हैं डायरेक्टली, you can put the number, thereafter you can print these number, you can access these number through either technique, like you can use the collection inbuilt sorting function for the sort data, or you can use the iterator, आप iterator यूज कर सकते हैं उसके इस्तेमाल से भी। ठीक, नेक्स्ट इज बेसिकली हैश टेबल। देखिए हैश टेबल जो है दैट इज बिट डिफरेंट फ्रॉम द एरे लिस्ट एंड अदर डेटा स्ट्रक्चर, और यू कैन से और यू कैन जस्ट assume that this is basically an array of linked list, an array of linked list। ठीक है, लिंक लिस्ट का एक एरे मान लीजिए इसको आप, मैप इंटरफेस इस तरीके से काम करता है। एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट दोनों के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, एक मेजर ड्रॉबैक है, कि जब भी आपको एलिमेंट सर्च करना होता है इनके अंदर, तो आप एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में एलिमेंट सर्च करते हैं। ठीक है, हाउ, मैं अभी आपको दिखाता हूं। सपोज कीजिए दिस इज एरे वी हैव डिजाइन अर्लियर। ठीक है, 0 इंडेक्स से स्टार्टिंग है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है, फिर नेक्स्ट कॉलम है, फिर नेक्स्ट कॉलम है। इन ऑर्डर टू रीच एलिमेंट 6
you have to go through the element 2, 4, 5, and then you will reach on the 6. It means you have to access the index 0, it will give you address next one, then you will serve next one, then at the last you will come to the third one, ultimately third index पे आप आएंगे तो आपको वैल्यू रिट्रीव होगी. तो in this way you have to go to 3 blocks in order to access the fourth block. And assume like अभी तो हम बात कर रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम. आप बात कीजिए अगर आप किसी बैंक के एम्प्लॉय आईडीज को जो है कैरी के अंदर स्टोर कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली आपने उसे सॉर्ट किया हुआ है बाय नेम और समथिंग एल्स, तो जिसका नाम वाई से होगा और जेड से होगा, तो आपको उस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए कितने ए से लेके जो भी वाई तक जो एलिमेंट आ रहे हैं जेड से पहले, आपको उन सबको सर्व करना पड़ेगा. देन यू कैन एक्सेस द डेटा विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द जेड अल्टीमेटली. तो इमेजिन हाउ मच टाइम इट विल टेक. इट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ बैंक और द नंबर ऑफ कस्टमर्स, हाउ मेनी कस्टमर्स आर देयर इन द बैंक. तो उस पर डिपेंड करता है कितने कस्टमर्स होंगे. और आपको अच्छी तरह पता है बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अच्छी खासी तादाद होती है कस्टमर्स की. लाइक यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ एसबीआई. तो एसबीआई के कस्टमर्स को अगर आप ऐसा एक्सेस करने बैठ गए तो फिर हो गया काम. फिर तो आप मान के चलो डेटा फेच करने में बहुत टाइम लग जाएगा. यू माइट बी यूजिंग मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स टू गेट दिस डेटा. सो हमें ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चूज ही नहीं करना जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट सर्चिंग की बहुत एडवांस हो. तो उसके लिए हमारे पास अलग तरीके हैं. सो व्हाट इज नेक्स्ट? इन द नेक्स्ट वी डू हैव हैश टेबल. ठीक है, हैश टेबल इन प्रॉब्लम को सॉल्व करती है. और हैश टेबल हमसे कहती है कि हम ना किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत जल्दी सर्च आउट कर सकते हैं. तो इट अलाउज बेसिकली अस टू फाइंड ऑब्जेक्ट्स क्विकली. इट अलाउ अस टू फाइंड द ऑब्जेक्ट्स क्विकली, है ना. हैश टेबल का बेनिफिट है. बट हैश टेबल मैंने आपको पहले बताया था कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है. और वो क्यों नहीं है? क्योंकि हैश टेबल काम करती है 2 आइटम पे. ठीक है, इट यूज बेसिकली हैशिंग का यूज करती है. तो हमारे पास एक की होती है, हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, एलिमेंट होता है, उस तरीके से काम करता है. ओके, आपने आपने हैशिंग के अंदर ये पढ़ा होगा कि हैशिंग के अंदर 2 चीजें होती हैं. वन ऑफ द थिंग इज लाइक इन ऑर्डर टू जनरेट द की वी हैव हैश फंक्शन. हमारे पास हैश फंक्शन होता है जो कि हमें कंप्यूट करके देता है, कोई भी की कंप्यूट करके देता है, या कोई हम डेटा उससे ले रहे हैं वो हमें कंप्यूट करके देता है. ठीक है, तो हैशिंग को समझने के लिए थोड़ा सा नीचे आते हैं. पहले मैं डायग्राम पे आपको समझाना चाहूंगा. ठीक है, दिस इज द डायग्राम यू आर लुकिंग एट. दिस इज अ हैश टेबल. लाइक दिस इज द हैश टेबल एंड फॉर एवरी ब्लॉक ऑफ हैश टेबल वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स. मेमोरी ब्लॉक्स हमारे पास होते हैं जिनको हम बकेट भी कहते हैं, है ना. इनको हम बकेट्स कहते हैं. तो ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, जस्ट लाइक लिंक लिस्ट अटैच होते हैं एक दूसरे से. और आप इस कॉलम के अंदर जो है आपका डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हो, या कोई एलिमेंट स्टोर कर सकते हो, डेटा एलिमेंट वट एवर यू प्रेफर, जो भी आप कहना चाहें वो आप स्टोर कर सकते हो. ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे बकेट्स होती हैं और बकेट्स के अंदर जो है हम लोग अपना डेटा जो है वो स्टोर करते हैं. तो corresponding to every block we do have many blocks of buckets और ये एक दूसरे से अटैच होती है. लाइक हमने यहाँ पे भी 2 ही दिखा रखी है ना, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा बकेट्स हम आगे हमारे पास अवेलेबल हो सकती हैं. फॉर इट इज corresponding to every block लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देखिए सब पे एरो से अटैच्ड है. ठीक है, और ये हमारा इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3 4 अप टू एन तक जा रहा है. इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है 50 70 100 वट एवर इट वुड बी. तो दिस इज द स्ट्रक्चर हाउ वी आर गोइंग टू स्टोर आवर डेटा यूजिंग द हैश टेबल. ठीक है, वापस आते हैं. ठीक है, अभी सपोज करो आपको कोई एलिमेंट स्टोर करना है, कोई ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, तो आप उसे कहाँ स्टोर करेंगे, किस इंडेक्स पे स्टोर करेंगे. ठीक है, तो लेट अस सपोज वी डू हैव एन ऑब्जेक्ट, हमारी उसकी वैल्यू 247 है और हमारे पास जो टोटल मेमोरी के अंदर जो बकेट्स हैं वो हमारे पास कितनी है, 59 है. तो व्हाट वी डू, वी यूजुअली फाइंड द मॉड्यूलो, वी डिवाइड 247 by 59, वी गेट समथिंग एज अ रिमाइंडर एंड वी यूज दैट रिमाइंडर वैल्यू एज द इंडेक्स ऑफ द बकेट. कि हमें कौन से बकेट के इंडेक्स पे इसको एलिमेंट को होल्ड करना है या स्टोर करना है ना. लेट अस सपोज हमारे पास ये नंबर जो है ये 11 नंबर है, हम एज्यूम कर रहे हैं फिलहाल दिस इज द 11th इंडेक्स.
तो इसके करस्पॉन्डिंग जो बकेट्स आ रही हैं, ये वाली बकेट है, ये वाली बकेट, इसके आगे भी और बकेट्स होंगी। तो सबसे पहले देखा जाता है कि कौन सी बकेट जो है वो एम्प्टी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट पार्ट। दो चीजें हैं यहाँ पे। पहली चीज कि आपकी बकेट एम्प्टी होनी चाहिए एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। दूसरा, आपका ये इंडेक्स नंबर जो है या बकेट जो है वो कोई सेम इंडेक्स नंबर रिपीट ना कर रही हो। जैसे सपोज करो ऑलरेडी यहाँ पे कहीं 11 है, हमें 11 इंडेक्स नंबर, हमें 11, हम उसको स्टोर नहीं करेंगे, एलिमेंट जो है वो स्टोर नहीं करेंगे वाला सेम, हम फिर कोई दूसरा ब्लॉक देखेंगे अल्टीमेटली। बट समहाउ ये प्रॉब्लम आती नहीं है। तो आपको 11th इंडेक्स पे जाना है और आपको उसके अंदर जो भी आपको एम्प्टी बकेट मिल रही है आपको वहां पे अपना एलिमेंट स्टोर कर देना है दिस वे। तो इस तरीके से हमारा जो भी डेटा स्टोर हो जाता है। और जब आप सर्च करेंगे तब भी आपके पास यही फंडा है, आपको अपना की एड्रेस पता होना चाहिए कि कौन सा है मेरे पास। की एड्रेस मेरा 11 है, 11 के कॉरस्पॉन्डिंग आप बकेट में सर्च करेंगे आपको एलिमेंट मिल जाएगा। इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर सपोज करो 11 से पहले 10 आपके टोटल जो थे ब्लॉक थे, तो उन 10 ब्लॉक्स के ऊपर जितनी बकेट्स थी उनका जितना डेटा था आपको वो सब चेक नहीं करना पड़ा, आपका टाइम बच गया बहुत ज्यादा। दैट इज वाई वी पीपल डू एड्रेस hash table where data storage is not a priority, where searching is basically a priority। यहाँ पे सर्चिंग जो है वो प्रायोरिटी होती है, ठीक है। दूसरी बात ये होता है कि ये नल आ गया था, रुकिए अभी, ठीक है। तो ये भी मुमकिन है कि बकेट फेल हो पहले से, आपके पास स्पेस ना हो। तो इस सिचुएशन को हम लोग जो है आपका, एक सेकेंड, कमेंट कहाँ गया, ये रहा। इस सिचुएशन को हम लोग हैश कोलिजन कह देते हैं, ठीक है। इस सिचुएशन को हम लोग हैश कोलिजन कहते हैं कि यू आर ट्राइंग टू स्टोर सम डेटा वाया सम हैश वैल्यू एंड अनफॉर्चुनेटली द कॉरस्पॉन्डिंग बकेट्स आर फुल। कोई भी बकेट आपको खाली नहीं मिली तो आप डेटा कैसे स्टोर कराओगे, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि हम फिर से इसको रिक्रिएट करते हैं या नए ऑब्जेक्ट को हम पुरानी बकेट से कंपेयर करते हैं। देयर लॉट मेनी मेथड्स अवेलेबल विद दैट पार्ट, ठीक है। बट ऐसा बहुत बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली जिसे कहते हैं। इसके इसके लिए मेरे पास एक केस स्टडी भी है, मैं आपको कभी टाइम मिलेगा वो केस स्टडी समझाऊंगा। द केस स्टडी बिलोंग्स टू बैंक ऑफ अमेरिका। बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर एक दफा ये ऐसा हो गया था। दिस वाज बेसिकली डन इन बैंक ऑफ अमेरिका एंड देयर द प्रॉब्लम गॉट सॉल्व्ड आफ्टर अ स्पैन ऑफ 4 days। 4 दिन के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, तो उसको हमें आइडेंटिफाई करने में टाइम लग गया था, ठीक है। एनीवेज अगर हैश टेबल आपकी फुल हो चुकी है तो आप फिर से अपनी टेबल को रीहैश करेंगे। रीहैश का मतलब होता है एक नई हैश टेबल बनाएंगे जिसके अंदर और भी ज्यादा नंबर ऑफ बकेट्स अवेलेबल होंगी, और अपना जो भी प्रीवियस, जैसे कि हमने एरे लिस्ट में किया था ना यहाँ पे, कि हमने एक प्रीवियस एरे जो था उससे बड़ा एरे हमने यहाँ पे लिया और वो सारी वैल्यू जो पुराने एरे में स्टोर थी एरे लिस्ट में वो नए एरे लिस्ट में डाली, और आपको एडिशनल ब्लॉक्स मिल गए। देखिए यहाँ पे डेटा स्टोर करने के लिए सेम इज कि आप जो है जो भी आपकी पुरानी हैश टेबल थी आप उस हैश टेबल से बड़ी एक नई हैश टेबल बनाते हैं जिसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ बकेट्स हमें अवेलेबल हों और हम ज्यादा डेटा स्टोर कर सकें। और जिस जिस पोजीशन पे आपकी प्रीवियस हैश टेबल के अंदर डेटा स्टोर था वो सारा आप नए बकेट के अंदर लाके, नए टेबल के बकेट्स के अंदर लाके कॉपी कर देते हैं सारे एलिमेंट्स। तो इन दिस वे हम पुरानी तो हैश ये टेबल को मैनुअली डिस्कार्ड कर करना देंगे। होता है क्या? No. This is done automatically by JVM in the background. हम इतनी देर से क्या पढ़ रहे हैं यार? Why we are? हाँ, no, this is done automatically by Java. आपको नहीं करना, क्योंकि देखो आपको तो पता नहीं है कि हैश टेबल ने नंबर ऑफ बकेट्स कितने चूज किए हैं। 59 तो जावा को पता है ना उसने कितने बकेट चूज किए बैकग्राउंड के अंदर। आपको तो अपना एलिमेंट का नंबर पता है खाली। तो दिस इज ऑटोमेटिकली डन इन द बैकग्राउंड बाय जावा, नॉट बाय यू। दिस इज द ब्यूटी ना, प्रोग्रामर को ये काम पहले करना पड़ता था सी प्लस प्लस में, सी में ध्यान रखना पड़ता था। बट अभी सी जावा के अंदर इन कलेक्शंस के डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू ये काम ऑटोमेटिकली जावा बैकग्राउंड में कर रही है, यानी कि प्रोग्रामिंग का एफर्ट जो है वो मिनिमाइज हो गया है। सो यू नीड नॉट टू डू इट मैन्युअली। ठीक है। तो जहां पे भी की पेयर होता है हमारे पास, की पेयर है यानी कि एक की है और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स जहां पे भी आप देखेंगे तो वहां पे आपको सर्चिंग बहुत एफिशिएंट मिलती है। सर्चिंग बहुत एफिशिएंट मिलती है। इनफैक्ट आई शुड टेल यू कि इन द बिगनिंग दिस हैशिंग कॉन्सेप्ट वाज इनिशियली वेरी मच पॉपुलर विद गूगल व्हेन दे स्टार्टेड देयर ओन सर्च इंजन in back in 2000. So there it was quite popular.
तो ये अब आप ये देखें कि आपको ये वही मेथड अडॉप्ट करना है जहां पे आपको स्टोरेज मेथोडोलॉजी से ज्यादा एक्सेस मेथोडोलॉजी पे काम करना है, रिट्रीवल पे काम करना है, डेटा रिट्रीवल पे काम करना है, तो वहां पे आप इन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसका कॉन्सेप्ट कोई पूछता है तो आपको छोटे से कोड से समझा देना है। जैसे कि इसके अंदर है, हमने क्लास बनाई हैश टेबल की, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक हैश टेबल क्रिएट करी, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने मेमोरी में जो, अगर सपोज करिए काम मुझे मैनुअल करना है, लेट अस सपोज मैं अपने बैंक के लिए कोई डेटाबेस डिजाइन कर रहा हूँ, या कोई मैं येलो पेजेस की डायरेक्टरी डिजाइन कर रहा हूँ, तो इन दैट केस आई कैन सिंपली पुट लाइक दिस, पुट नाम के फंक्शन के थ्रू आप डेटा पुट अप कर सकते हैं, एंड यू कैन चेक वाइल लूप, आप उस डेटा को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दिस इज सिंपल छोटा सा कोड है, अगर वो पूछता है तो आप इसे पुट अप कर सकते हैं। वी विल ऑल्सो रन दिस कोड इन द प्रैक्टिकल क्लास, विल सी हाउ दिस इज वर्किंग। ठीक है, तो हैश टेबल था। हैश टेबल के बाद आपका जो है हैश मैप आता है। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द हैश टेबल, लाइक वी डू हैव यू नो बिट डिफरेंस बिटवीन देम। जैसे कि सेम अप्रोच है हैश टेबल वाली, डेटा को इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। ये भी की वैल्यू के पेयर को यूज करता है। ठीक है, दूसरी बात है एक्सटेंड करता है। एक्सटेंड का मतलब क्या है कि जो भी मैप क्लास है उसको ही इनहेरिट कर रहा है, यानी कि उसके फीचर्स को इनहेरिट कर रहा है somehow, जो हमने बैकग्राउंड में दे रखा है। ठीक है लेकिन इसके अंदर अच्छी बात क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड, डुप्लीकेट कीज अलाउड नहीं करता। अदरवाइज क्या होगा, वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, जो प्रीवियस वैल्यू थी वो ओवरराइट हो जाएगी, और हम कभी भी कीज को डुप्लीकेट नहीं करते हैं। की शुड ऑलवेज बी यूनिक, की शुड ऑलवेज बी यूनिक। ठीक है, एंड लाइक वन मोर थिंग इज देयर। ठीक है, वन मोर थिंग इज देयर, लाइक एरे लिस्ट की तरह मैंने आपको बताया कि कोई भी एलिमेंट के ऑर्डर की गारंटी नहीं है, जिस ऑर्डर में भी एलिमेंट आ रहा है वैसे स्टोर हो रहा है ना। सो जैसे एरे लिस्ट हमें ये फैसिलिटी नहीं देती है, तो इंडेक्सिंग के अंदर लाइक वी कैन स्टोर एलिमेंट, डजंट मैटर, बट जहाँ पे डेटा कैसे स्टोर हो रहा है हमारे लिए कभी इंपॉर्टेंस नहीं होती, क्योंकि कोई प्रायोरिटी नहीं होती है। आप रैंडमली जो है डेटा अपना स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब डेटा सर्च करने की बारी आती है तो हमें डेटा बहुत कम टाइम में मिलना चाहिए। तो सर्चिंग इज ऑन द हाई प्रायोरिटी एज लाइक इन द हैश टेबल। ठीक है, और हैश टेबल इज सिंक्रोनाइज्ड व्हाइल इट इज अनसिंक्रोनाइज्ड। सो कुड एनीबडी एक्सप्लेन मी लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंक्रोनाइज? इट्स अ वेरी abstract term, people don't use understand normally. So what is the meaning of synchronization? तो एक तरह से अपडेट करना हो गया, कोई नया डाटा आता है तो। अपडेट आयुष कैसे करेंगे, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय अपडेट? मैं वही थोड़ा पूछना चाह रहा था, टेक्निकली हैव यू एवर यूज्ड दिस पार्ट समवेयर? आपने कहीं यूज किया है इसको, एनी वन ऑफ यू? तो जैसे अगर अपने अकाउंट को ही सिंक्रोनाइज करते हैं, गूगल अकाउंट को ही, तो जितना भी रिसेंट के चेंजेस होते हैं वो उसमें अपने आप ऐड हो जाते हैं। Okay, okay, anyone else? Like Ayush has defined clearly that thing well, well manner. I'll cite you some more example, but before that, anyone else? Okay, let us see this one thing. देखिए, मैं आपको बहुत ही रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको हमेशा समझ में बात आएगी सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, we have two blocks of memory with us. This is memory one block, this is second block, and for the sake of your reference, we are taking these memory as a real world object. Like suppose करो ये आपकी फोन की मेमोरी है, और ये आपकी पीसी सूट की मेमोरी है। पीसी सूट समझते हैं? पहले, अभी तो लोग यूज नहीं करते क्योंकि अब जरूरत ही नहीं है, लेकिन पहले ये हुआ करता था कि सैमसंग, नोकिया, सब फोन्स के साथ पीसी सूट आया करता था, एंड देयर आर मेनी फीचर्स which were quite usable only with the help of PC Suite, otherwise आप नहीं कर पाते थे। तो PC Suite क्या एक सॉफ्टवेयर था किसी भी मोबाइल का, जो कि डेस्कटॉप पे यूज कर सकते थे आप। तो दिस इज फोन, दिस इज बेसिकली डेस्कटॉप। Let me make it more clear. This is the memory of
सिस्टम कंप्यूटर, दिस द मेमोरी ऑफ योर फोन बेसिकली, है ना। अभी होता क्या था कि पहले ये ऑटो सिंक की फैसिलिटी नहीं थी। जैसे एंड्रॉयड जब आया तो उसने एक फैसिलिटी दी कि अगर किसी का फोन खो जाता है तो वो जो है, आप दोबारा अगर अपना अकाउंट डालते हैं तो सारे कॉन्टेक्ट्स आपके वापस आए थे। आपको इस बात की फिक्र नहीं होती है कि यार मेरे कॉन्टेक्ट्स कैसे आएंगे, या पहले लोग सिम में कॉन्टेक्ट स्टोर करते थे, ठीक है, फोन चोरी हुआ तो आपके कॉन्टेक्ट्स भी चले गए। अभी गूगल ने उसको सॉल्व किया, बोला नहीं यार हम लोग सिम में स्टोर नहीं करेंगे, व्हाट वी विल डू, विल मैनेज योर मेमोरी, सॉरी कॉन्टेक्ट्स, इन फॉर्म ऑफ अ टेबल। हम टेबल के अंदर आपके जो कॉन्टेक्ट्स उनको स्टोर करेंगे लाइक दिस ऑन द फोन इटसेल्फ, एंड वी विल फॉलो द सेम फॉर्मेट सो दैट इट कैन बी मैप्ड ऑन द बोथ डिवाइसेस। तो यहाँ पे आपका जो डेटा होता है कॉन्टेक्ट्स का, उसके फोन के अंदर एक फाइल बन जाती है आपकी CSV फाइल, कॉन्टेक्ट्स डॉट CSV नाम से फाइल बनती है। और इस फाइल को आप चाहें तो अपने डेस्कटॉप पे भी डाउनलोड कर सकते हैं और सारे डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, किसी का ईमेल आईडी क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, जो भी वगैरह वगैरह जो भी चीजें होती है ना। तो पहले क्या होता था कि ये काम हमें मैन्युअली करना पड़ता था। जो भी फोन में आपने कॉन्टेक्ट स्टोर किए, हम पीसी सूट लगाया करते थे, और इनके बीच में केबल से हमने कनेक्शन क्रिएट किया, केबल के थ्रू, ठीक है, USB केबल के थ्रू कनेक्शन क्रिएट किया। और यहाँ पे एक बटन हुआ करता था बाकायदा सिंक का बटन। अब सिंक क्या करना है आपको, कॉन्टेक्ट सिंक करने हैं, इमेजेस सिंक करनी है, वीडियो सिंक करना है। क्या सिंक करना है, सिंक का मतलब होता है कि जो भी इस मेमोरी के अंदर डेटा है उसे कंपेयर करो इस वाली मेमोरी से। लेट अस सपोज यू आर हैविंग हियर 42 कॉन्टेक्ट्स आपके पास है फोन के अंदर, बट ऑन द पीसी सूट और द फाइल विच इज अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप, देयर आर ओनली 38 कॉन्टेक्ट्स अवेलेबल इन दिस फाइल। तो दिस अ डिफरेंस ऑफ 4 कॉन्टेक्ट्स, 4 कॉन्टेक्ट यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है, ठीक है। या हो सकता है, जरूरी नहीं कि 4 कॉन्टेक्ट जो है एडिशनल हो सकता है कुछ कॉन्टेक्ट यहाँ से हमने हटा दिए और नए डाले हो, यहाँ पे पुराने वाले पड़े। तो सिंक का मतलब होता है कि 1-to-1 मैपिंग करो, जो 42 कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे हैं वही 42 कॉन्टेक्ट्स आपके इसमें भी होने चाहिए। अगर कोई पहला कॉन्टेक्ट इसमें से डिलीट हो गया है तो आपको इस वाले डेटाबेस के अंदर से भी डिलीट करना होगा, और अगर कोई यहाँ पे नया ऐड हुआ है तो आपको इस डेटाबेस के अंदर भी ऐड करना होगा। एंड देन आफ्टर सिंकिंग दिस वैल्यू विल बिकम हियर, this value will become 42. This is known as synchronization, that the elements in between two devices or two memory should remain same. Same in the sense कैसा नहीं कि 1 1 2 2 एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द सिंक कॉन्सेप्ट। तो सिंक्रोनाइजेशन भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं ठीक है हमारे पास डेटा है, हम आपको उसकी एक लिस्ट देंगे और आप अपने चेक कीजिए कि वहां पे डेटा सेम है कि नहीं है। तो सिंक्रोनाइजेशन जो है आपका, जैसा कि नोट्स में बुक में आप देख रहे हैं कि हैश टेबल का जो डेटा होता है वो टाइम टू टाइम सिंक होता है। सिंक होता है आपकी सेकेंडरी मेमोरी के साथ सिंक हो सकता है, किसी और के साथ सिंक हो सकता है, बट द डेटा विच इज अवेलेबल इन द हैश मैप which is not synchronized, it is unsynchronized, so this facility is not available here. So it is also one of the feature like where we use to sync the data, where we use not to sync the data, like आपका जीमेल है, जीमेल का सर्वर है, ठीक है, जो भी आपका इनबॉक्स है या सेंट आइटम होते हैं, तो जीमेल के मोर देन 450 सर्वर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, गूगल ने ओपन कर रखे हैं। एंड इट इज फॉर द डेटा डुप्लीकेसी और रिडंडेंसी बोलते हैं, ठीक है, डेटा को सेव करने के लिए आप रिडंडेंट करते हैं, डेटा रिपीट करते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो 450 सर्वर्स पे आपके ईमेल अगर कुछ सेंड होता है तो भी अपडेट होता है, कोई इनबॉक्स आता है तो भी अपडेट होता है। तो वहां पे कंटिन्यू सिंकिंग चलती है। सेम इज विद योर फोन, आप चाहें तो सिंकिंग को बंद भी कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाके आप देखिए गूगल अकाउंट में, आप कॉन्टेंट की सिंकिंग बंद कर, फोटोज की सिंकिंग बंद कर दिए, तो आपका कोई भी डेटा जो है ना आपके गूगल अकाउंट पे अपलोड नहीं होगा, इट विल बी बेसिकली स्टॉप। जिससे नुकसान क्या होता है कि इनकेस आपका फोन खो गया, so this is basically one of the loss, like if we are not syncing our data, yeah. So same is like this, like and we can use the जो मेन क्लास में क्लास बनाई, यहाँ पे हमने एक हैश मैप लिया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैप के नाम से, और हमने उसके अंदर एलिमेंट ऐड किए, है ना। जैसे जॉन नाम को ऐड किया, उसके अंदर ये वैल्यू डाल दी, टीम नाम को ऐड किया, उसके अंदर ये वैल्यू डाल दी। तो वी कैन ऑल्सो मेक अ डेटा स्ट्रक्चर लाइक दिस, है ना। जैसे बैंक के अंदर आप कर सकते हैं कि अगर किसी का नाम दानिश है तो उसका कस्टमर आईडी जो 03402176 होना चाहिए। तो अगर ये मैच करेगा तभी आप डेटा रिट्रीव कर पाओगे। तो ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में और जगह पे इन डेटा स्ट्रक्चर्स का बहुत यूज होता है। जब आप कोई ऐप बनाएंगे, कोई एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे,
फॉर यू पीपल, तब आप इनकी रियल अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कि मुझे अपना डेटा स्ट्रक्चर चूज कैसे करना है. And as I told you earlier or yesterday, if you have chosen somehow wrong data structure in the beginning, while not evaluating or just making an assumption कि future में extension कैसे होगा, requirement बदल सकती है या फिर आपको किसी वजह से उसका data type change करना पड़ सकता है, तो फिर उस moment पे जाके वो data convert करना बड़ा मुश्किल होता है. इट इज वेरी टिपिकल. देखिए मुश्किल तो नहीं होता है, बट प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि यू नेवर नो, जब आप बाद में कोई चेंज कर रहे हैं तो उस चेंज के अंदर जो है बग्स कहाँ निकल के आएंगे. कुछ बग्स ऐसे होते हैं जो ना तो डेवलपमेंट में जब आप काम कर रहे हैं तब पता लगते हैं, जब आप कंट्रोल F9 दबाते हैं, कोड रन करते हैं, तब भी आपको सब ठीक लगेगा. टेस्टर जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं तब भी सब ठीक होता है. जब सर्वर के ऊपर डिप्लॉयमेंट होता है, यानी कि आपका कोड जो है रियल टाइम में सर्वर पे डाला जाता है, तब भी सबको ठीक लगता है, कोई गलती नजर नहीं आती. लेकिन जब क्लाइंट के पास वो चीज जाती है और वो एक्सेस करता है, और क्योंकि क्लाइंट बहुत सारे हैं, हर क्लाइंट के पास अलग डिवाइस है, अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, अलग ब्राउजर है, अलग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो वहां पे जाके पता चलता है कि आपके कुछ डिवाइसेस पे तो रेस्पॉन्स हो रहा है, इट इज ओके, कुछ डिवाइसेस पे रेस्पॉन्स नहीं हो रहा है. ठीक है. सो दिस वन इज द मेजर प्रॉब्लम फॉर चेंजिंग योर एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट आफ्टर फ्रीजिंग द रिक्वायरमेंट को फ्रीज तब किया जाता है जब आप हर एंगल से सोच लेते हो. अगर आपने उसके बाद किया तो आप हमेशा परेशान रहोगे. मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई थी व्हेन आई डिजाइन्ड एन ऐप इन द एंड्रॉइड. सो दिस वाज एन ऐप फॉर नेमली एज डी मोड, हमने उसका नाम रखा था लाइक दिस, ड्राइविंग मोड. सो देयर आफ्टर वी हैव डिजाइन्ड अ चैट और ऑनलाइन स्टेटस विंडो हमने डिजाइन की थी. यहाँ पे ये ग्रीन कलर का बटन था, यहाँ पे नाम आता था कौन कौन ऑनलाइन, इस तरीके से. बट इसकी टेस्टिंग हमने उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ जो की थी वो 5 इंच से लेके 6.5 इंचेस के डिवाइसेस पे की थी. हमने 4 इंच के डिवाइसेस पे नहीं की थी. तो अनफॉर्चुनेटली क्या था कि ये जो आपका GUI था ये कोलैप्स कर जाता था और बहुत प्रॉब्लम हुई. ठीक है. एक गलती ये भी हो गई थी कि हमने SMS गेटवे इंटीग्रेट किया था. SMS गेटवे का मतलब एक OTP आया करता था, हर बार आया करता था और आप अपने आप को वेरीफाई करते थे. तो इन द बिगिनिंग व्हाट आई डिड कि बार बार मैं अपने SMS खर्च करूं क्योंकि एक इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, तो आई अवॉइडेड. मैंने क्या किया, सर्वर पे हार्ड कोड कर दिया. मैंने if else लगाया और मैंने बोला जब भी कोई रिक्वेस्ट आए तो एक रैंडम फंक्शन मैंने लगाया रैंडम नाम से, और एक मैंने 4 डिजिट का नंबर जनरेट कर दिया. तो कभी वो फेंका करता था 4321, कभी दिया करता 2316, कभी दिया करता 14, नंबर दिया करता था. बट प्रॉब्लम ये थी कि ये एक सॉफ्टवेयर दे रहा था, एयरटेल वाले नहीं दे रहे थे, वोडाफोन वाले नहीं दे रहे थे, रिलायंस वाले नहीं दे रहे थे, ये मैं दे रहा था अपनी तरफ से. जब मैंने टेस्टिंग करी तो सब कुछ ठीक था क्योंकि ये मेरा लिखा हुआ कोड है. लेकिन जब हमने एप्लीकेशन के साथ असली में SMS गेटवे को, तो वहां पे दिक्कत ये आई कि टाइमिंग का इशू हो गया, कभी नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू हो गया, हमने टेस्ट नहीं किया, कभी बहुत सारी प्रॉब्लम थी. तो ये हमें तब फील हुआ जब हमने रियल टाइम में उसे लॉन्च किया, लोगों ने, और फिर उसे बहुत सॉर्ट आउट किया गया. तब तक इंप्रेशन खराब हो चुका होता है. जो कुछ भी आप बना रहे हैं और आप डिप्लॉय कर रहे हैं तो आप समझिए तब तक आपका इंप्रेशन खराब होगा, लोग उस एप्लीकेशन को छोड़ के चले जाएं. तो इट वॉन्ट गेट टू पॉपुलर अंटिल अनलेस यू डोंट हैव एनी कॉम्पिटिटर इन द मार्केट. आपकी मोनोपोली है, आपकी एप्लीकेशन सिर्फ आप यूज कर रहे हैं और कोई यूज ही नहीं कर रहा है, तो उस केस के अंदर तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड. लेकिन अगर किसी वजह से मार्केट में कंपटीशन है तो इमीडिएटली बंदा दूसरी एप्लीकेशन में स्विच कर जाएगा. So that is why programmer often wisely chooses their data structure whenever they are designing something. तो बहुत अकलमंदी से अपने डेटा स्ट्रक्चर को चूज करते हैं ताकि उन्हें आगे जाके चेंज ना करना पड़े. और कहीं ना कहीं आपके डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे फंक्शंस हैं, कोड हैं, लूप हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, पूरा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है. ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको. So that is why it is mandatory for you people to look after each and every bit carefully in the beginning. Got it? So next we will discuss hash set. So I think only 1 minute is remaining in the class, so we'll discuss it tomorrow most probably. Okay, this is end for today. We'll move tomorrow.